यूनाइटेड नेशंस को संबोधित किया था। उन्होंने यह संबोधन हिंदी भाषा में किया था। जब यह संबोधन उन्होंने हिंदी भाषा में करा, उसी भाषण के साथ हिंदी विश्व प्रसिद्ध हुई। यूएन ने हिंदी को रिकॉग्निशन दिया। यह एक बहुत बड़ा पल था हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने अपने भाषण में इस चीज़ का भी जिक्र किया कि कैसे भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीतियों पर चलता है, कैसे भारत मानता है कि पूरा संसार एक परिवार है, और कैसे आज भी भारत अपनी इस प्राचीन संस्कृति को अपने साथ समेटे हुए आगे बढ़ रहा है। हम ये भी जानते हैं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कैसे भारत को वसुधैव कुटुंबकम की नीतियों पर आगे बढ़ा रहे हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना पूरा कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक नया और एक मजबूत भारत चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने राजस्थान के पोखरन में 2 बार परमाणु परीक्षण भी करे। परमाणु बम जो कि केवल 7 महाशक्तियों के पास हैं, उस समय भारत के पास भी आए। उन महाशक्तियों में हड़कंप मच गया। अमेरिका के साथ साथ काफ़ी बड़ी महाशक्तियों ने भारत पे रोप लगाए, भारत को दबाने की कोशिश करी, लेकिन अटल तो अटल थे। उन्होंने इस दबाव से हार नहीं मानी, बल्कि इस दबाव से भारत को और मजबूत बनाया, भारत की एक और मजबूत नींव रखी, और अंततः भारत की जीत हुई। जितने भी दबाव बाहरी देशों से लगाए जा रहे थे, वो सब हटाने पड़े, और एक नए भारत, एक नए सूर्य का आगमन हुआ। इसी के साथ साथ इसी कार्यकाल में अटल जी ने एक और बहुत बड़ा काम किया था। अटल जी का कहना था कि दोस्त तो नए बनाए जा सकते हैं, दोस्त तो बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। इसी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, उनसे अच्छी दोस्ती और मित्रता की बात करी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस भारत का संकल्प लेकर आए थे, वो भारत आज आगे आता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है। वो भारत जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और भी आगे बढ़ेगा और एक दिन नंबर 1 की पोजीशन पर ज़रूर आएगा। इसी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक और बहुत बड़ा काम करा था। उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया, और साल 2014 में भारत के सर्वोत्तम नागरिक के रूप में भारत रत्न से भी नवाजा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने 4 राज्य और 6 संसदीय सीटों से चुनाव लड़ा और जीतकर भारत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बुलंद थी। वह आवाज़ कभी दबी नहीं, बल्कि उसने उस हर एक आवाज़ को दबाया जो भारत के खिलाफ थी, हमारी संस्कृति के खिलाफ थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2005 वो साल था जिस साल बॉम्बे के एक राजनीतिक उत्सव में उन्होंने यह बताया कि वो चुनावी राजनीति से अब इस्तीफा ले रहे हैं। वह धीरे धीरे चुनावी राजनीति से दूर चले गए, लेकिन देश प्रेम और संस्कृति का प्रेम उनके मन में हमेशा उमड़ता रहा, जिसका हमें प्रमाण मिलता है 16 अगस्त 2018 को, जब उन्होंने दिल्ली एम्स में अपनी आखिरी सांसें लीं। किसी एक समय पर एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के आगे नहीं झुका, जिसने किसी के आगे हार नहीं मारी, और काल के कपाल पर जिन्होंने आगे बढ़ने की राजनीति करी, वो आवाज़ एक बार फिर शांत हो गई। इसी के साथ साथ उनकी एक कविता मुझे याद आती है, जिसकी कुछ पंक्तियां ये बखान करती हैं और हमें ये बताती है कि कैसे मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, मैं जी भर जिया, कि मैं जी भर जिया, मन से मरूं,
लौट कर फिर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि वह इतिहास की भीड़ में खड़े एक नेता नहीं थे, बल्कि इतिहास को दिशा दिखाने वाली, इतिहास को नई संस्कृति दिखाने वाली, इतिहास को नई ऊर्जा दिखाने वाली आवाज थे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जयपुर से आए श्री कन्हैया लाल भंवर जी हमारे साथ हैं। आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी पर गीत के लिए। कन्हैया लाल जी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर लिखा हुआ मेरा गीत। वे अटल कर्म योगी बनकर सुचिता की शुभ्र मसाल रहे। वो अटल कर्म योगी बनकर सुचिता की शुभ्र मसाल रहे। वे राजनीति के दल दल में से हृदय सरस रस भाल रहे। वे अटल कर्म योगी बनकर सुचिता की शुभ्र मसाल रहे। ऊंचाई छुई बुलंदी की पर पांव जमी से डिगे नहीं। ऊंचाई छुई बुलंदी की पर पांव जमी से डिगे नहीं। कर्तव्यों के पथ पार किए वे पद से बनकर रहे नहीं। कर्तव्यों के पथ पार किए वे पद से बंद कर जिए नहीं। स्पष्टवादिता भाव खरा व्यंग विनोद व चाल रहे। वे अटल कर्म योगी बनकर सुचिता की शुभ्र मसाल रहे। वे राजनीति के दल दल में सहृदय सरस रस भाल रहे। वे अटल कर्म योगी बनकर सुचिता की शुभ्र मसाल रहे। वाक पटु फक्कड़ भावों संग थी दीन दुखी की सोच बड़ी। वाक पटु फक्कड़ भावों संग थी दीन दुखी की सोच बड़ी। उदार मना करुणा सागर स्वाभिमान की धाक कड़ी। संबंधों के कैनवास पर मन के वो बड़े विशाल रहे। वे अटल कर्म योगी बनकर सुचिता की शुभ्र मसाल रहे। मतभेद किसी से रहे भले, मतभेद किसी से रहे भले, मन भेद किसी से रहा नहीं। मतभेद किसी से रहे भले, मन भेद किसी से रहा नहीं। निश्चलता की हंसी ठहाकों में, बहुत बढ़िया तरह से ठहाका मार के हंसते थे वो। निश्चलता हंसी ठहाकों में है बुरा किसी का किया नहीं। वे सादा उच्च विचार जिए थे अजात शत्रु कमाल रहे। वे अटल कर्म योगी बनकर सुचिता की शुभ्र मसाल रहे। सर्वधर्म समभाव समन्वय, सर्वधर्म समभाव समन्वय प्रतिमान जमा कर चले गए। सर्वधर्म समभाव समन्वय प्रतिमान बना कर चले गए। वे कूटनीति के निर्माता थे कूटनीति के निर्माता, युग दृष्टा बन कर चले गए। आत्मीयता के सिंधु भरे बन मानवता की ढाल रहे। वे अटल कर्म योगी बनकर सुचिता की शुभ्र मसाल रहे। वे राजनीति के दल दल में सहृदय सरस रस भाल रहे। वे अटल कर्म योगी बनकर सुचिता की शुभ्र मसाल रहे। सुचिता की शुभ्र मसाल रहे।
बहुत धन्यवाद। एक बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने अटल जी के उस संपूर्ण व्यक्तित्व को याद किया। अटल जी के बारे में कहा जाता है कि अटल जी एक व्यक्ति नहीं, स्वयं में एक युग थे, और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने वो युग देखा जो अटल जी का युग था। अटल व्याख्यान माला को एक छोटे से विराम के बाद आगे हम बढ़ाएंगे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं मंचासीन अतिथियों की, जो माननीय मुख्यमंत्री को विदा करने गए हैं। जैसे ही वो लौटते हैं तो हम इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहे हैं हम काव्य पाठ के लिए। प्रकाश गुप्ता जी। धन्यवाद। आदरणीय मंच पर आसीन हमारे गुरुवर नीरज सर और उनकी मैम मधु मिश्रा मैम और मेरे समस्त साथियों, मुझे अवसर मिला है। मैं अटल जी के बारे में, मैंने ये जब उनका 75वां जन्मदिन मन रहा था तो मैं एक उनके बारे में मैंने लिखा, ये अटल जी के मुख से ही है ये रचना जो है, कि काम अधिक है, काम अधिक है, काम अधिक है, समय कम है, विरोध अधिक है, बहुमत कम है, परीक्षक एक है, निरीक्षक अनेक हैं, अनार एक है, बीमार 100 हैं, समय की बर्बादी मन को सालती है, सभी को आजादी मेरा ध्यान बांटती है, मुझी में सुदामा, मुझी में अर्जुन, पर कृष्ण कहीं नहीं पाता हूं, पल पल विरोध के चलते मैं थोड़ा बहुत कर पाता हूं। काफी विरोध का सामना किया उन्होंने। समस्याएं जो विरासत में मिली हैं, मैं उनको दूर करने का जुनून रखता हूं। क्या समस्याओं को जस का तस रहने दूं, या समस्याओं के मूल को, क्या समस्याओं को अब और तब हल करता रहूं, या समस्याओं के मूल को जस का तस रहने दूं। जड़ से समस्या, जड़ से खत्म करने में कितने झमेले हैं, समस्याओं के मेले में हम अकेले हैं। ये उनका दर्द था। समस्याओं के मेले में हम अकेले हैं। प्रजातंत्र में केवल राजतंत्र कायम हुए थे जब पूर्ववर्ती सरकारों को विशाल बहुमत मिले थे। काश हमें वो विशाल बहुमत मिला होता तो नेता नहीं, देश को मजबूत किया होता। हे जाति पूजक, हे जाति पोषक, राष्ट्रीयता की बातें करना सीखें और राष्ट्रीयता को सांप्रदायिकता का नाम न देवें, देश को गुमराह न करें। हे अल्पसंख्यक, आप वास्तव में बहुसंख्यक प्रसार हैं। तनिक भूतकाल में जाओ, आपके पूर्वज बहुसंख्यक ही थे। इस देश के पूर्वज तीज त्योहार व महापुरुषों के प्रति अपनी आस्थाएं बनाकर रखें और सच्चे अर्थों में केवल भारतवासी कहलाएं। पीछे रक्षा मंत्री ने जो भी कहा, सुरक्षा खतरों से जनता को आगाह किया। खतरों से घिरे इस देश को ताकत जरूरी है, मित्र और दुश्मन की पहचान जरूरी है। पोखरण 2 से पहले हम अधूरे थे, आज हम भरे और पूरे हैं, आज हम भरे और पूरे हैं। या तो हमें समझो या हमें समझाओ, समर्थन वापसी को मुद्दा ना बनाओ। चाहना कुर्सी की नहीं, देश को राह पर लाने की है, पर पहले पुरजोर समर्थन और खासे बहुमत की है। क्योंकि काम अधिक है, समस्या कम, समय कम है, विरोध अधिक है, बहुमत कम है। धन्यवाद।
एक छोटे से विराम के बाद हम फिर इस सत्र का प्रारंभ करें। सर मंच पर, सर हम मंच पर आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं आपसे। हमारा सत्र चल रहा था सर, उस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। उन दोनों को तो आना होगा ना। सर हम श्री प्रेम बुड़ाकोटी जी से भी अनुरोध कर रहे हैं मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए। नहीं सर, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे सर। हमें पंडित सुरेश नीरव जी को सुनना है, तो हम प्रतीक्षा में थे, आप लौटेंगे सर। तो अब सीधा समय न गंवाते हुए हम आज के इस व्याख्यान में आमंत्रित कर रहे हैं पंडित सुरेश नीरव जी को, जो एक साहित्यकार हैं, कवि हैं और गीतकार हैं। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, आप ऐसे प्रथम भारतीय हैं जिन्हें जर्मनी से मैक्स मूलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं माइक वहीं ले आता हूं सर। खड़े होके बोल देते हैं, क्या है वहां तक ले चले। सब कुछ कर लेना। मैं नीचे जाके फोटो ले लेती हूँ। ठीक है। हाँ, ये लो टैबलेट। मुझे आदेश हुआ था कि मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद और आने के बीच में जो अंतराल है, तो आप थोड़ा बैठे रहेंगे और उसके बाद आपका कार्यक्रम होगा। अटल जी के संदर्भ में बोलना मेरा नैतिक फर्ज है, इसलिए मैंने उस आदेश का पालन किया। मैं यही हूँ और आदरणीय पोखरियाल जी से अनुमति लेते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। लेकिन जो जितने भी लोग हैं कि आयतन में भले ही कम है, घनत्व में अधिक है, एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे एक वातावरण दीजिए। आज के इस आयोजन का नाम अटल स्मृति व्याख्यान माला है। तो अटल जी की स्मृति से ही हम बात शुरू करते हैं। जो शब्द है स्मृति, बड़ा पवित्र और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये हमारे वेदों का एक अंग है स्मृति। तो जब किसी व्यक्ति का यश वेदों की स्मृति में दर्ज हो जाता है, तो उसके नाम को जब हम मनाते हैं तो वो जैसे अटल स्मृति, यानी वो यश जो वैदिक होकर जो है शाश्वत हो गया, उस यश को मैं पहले तो प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, उस तीर्थ स्थान पर बोल रहा हूँ जो लेखकों का, जैसे कहते हैं ना कि भारत का स्विट्जरलैंड जो है आज की डेट में अगर कोई है तो वो ये लेखक गांव है, क्योंकि यहाँ आकर आदमी हर तरह से प्रकृति का आनंद ले सकता है, यहाँ आकर जो अपना सृजन का आनंद ले सकता है और जो सृजनात्मक ऊर्जा है उससे अपने आप को आवेशित कर सकता है। तो मैं वो सारी मांगलिक ऊर्जाओं का आह्वान करते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। अटल जी पर बोलना है तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे संदर्भों में बात की। माननीय, मैं कुछ अलग से बात करना चाहूँगा।
प्रदीप सरदाना जी ने एक वक्तव्य उनका मैंने देखा था, जो उनका पुनर्वास था, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि अटल जी प्रधानमंत्री होंगे, तो वो सही निकली हुए। बहुत अच्छी बात है, जितने भी लोग शुभकामनाएं देते हैं अच्छा है। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है और जो मेरा मुझे स्मरण पड़ता है, वो खरयाल जी भी शायद मेरी बात का समर्थन करेंगे, उनको सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उन्होंने कहा था कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मतलब मैं एक वो वक्तव्य बता रहा हूं कि एक व्यक्ति जो प्रतिपक्ष में है, उसके प्रति किसी का सद्भावना क्या हो सकती है। तो सबसे पहले उनको ये जो आशीर्वाद दिया था या जो शुभकामना दी थी। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तब ये जनसंघ थी और एक सीट केवल आई थी। जब वो शपथ ग्रहण की और उसकी बात हुई, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, ये पार्टी कौन सी है, मैंने तो इसका नाम ही नहीं सुना कभी, ये कौन सी पार्टी है। तो अटल जी ने, जो उनका चरित्र है, जो उनका कैरेक्टर है, ये कहा था, सर आपने आज नहीं सुना, लेकिन कल इतिहास हमारी इस पार्टी को दोहराएगा, पूरे देश पे हमारा राज्य होगा। तो ये एक व्यक्ति का जो संकल्प होता है, वो शुरू से दिखाई देता है। होनहार बिरवान के हो चीखने पात। मेरे साथ मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरा और अटल जी का मायका एक ही है। मतलब मैं भी ग्वालियर से हूँ, वो भी ग्वालियर से हैं, और इतना ही नहीं, हमारा और उनका मकान एक ही था। हम आमने वो सामने, एक ही आंगन में हम लोग मिलते थे, जुलते थे, तमाम सारे संस्मरण होते थे, बहुत सारी बातें होती थी। मेरा जो पहला लेख जो था, चूंकि लिखने का मुझे शौक हो गया, तो मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ। तो हमारे घर में थे, तो मैंने उनसे कहा कि चंद्रशेखर आजाद पे मैंने एक लेख लिखा है। तो बोले, इसको तुम वीर अर्जुन में दे दो। तब मैं बीएससी पार्ट 1 में पढ़ता था। मैं कहा, साहब इतने बड़े अखबार में कौन छापेगा दिल्ली के। बोले, मैं कह रहा हूँ आप इसको दे दिए। दूसरे दिन बहुत बड़े उसमें छपा। फिर मुझे मालूम पड़ा कि उसके सलाहकार संपादक ही अटल बिहारी वाजपेयी थे। मुझे जानकारी नहीं थी। तो मेरी जो शुरुआत हुई वो वहां से हुई। उसके बाद चूंकि एक पारिवारिक संबंध रहे, एक बहुत वैसा संस्मरण में सुनाना चाहूंगा जिसको सुन के आपको आनंद आएगा। आदरणीय, जो अज्ञातवास का समय था, जो आपातकाल ये उस वक्त गिरफ्तारियों का ये था कि सबको भय था कि गिरफ्तार होंगे, ये होंगे। तो वो जहाँ ठहरे हुए थे उसी तय है, जब हमारा वो मकान वही है, वो साथ है। तो बोर हो गए, 4-5 दिन हो गए, कहने लगे या तो गिरफ्तार हो जाए, कल मुझे कोई पकड़ने ही नहीं आ रहा, अब मैं करूं क्या। हम उनको एक पिक्चर दिखाने ले गए। ग्वालियर में एक फालके बाजार जगह है, और उसमें एक पिक्चर था, उसका नाम था चोर मचाए शोर। उसमें डैनी था। अब इस बात को जब आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। मुंह पे साफा उन्होंने बांध लिया था। मैं उनको लेके साइकिल के कैरियर पर बैठाल के पिक्चर दिखाने ले, अभी चलो टाइम पास करते हैं। उस वक्त ग्वालियर के कांग्रेस अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर धर्मवीर। और इस चोर मचाए शोर फिल्म में जो डैनी है, वो जो है बड़ा गुंडा बदमाश बनता है, चोर है, उसका नाम भी था धर्मवीर। तो अटल जी कहने लगे, देखो सुरेश, फिल्म वालों को भी मालूम पड़ गया कांग्रेसी चोर होते हैं। तो अब ये जो संस्मरण है, एक हमारे अभी प्रेम बरकोटिया जी ने एक संस्मरण सुनाया कि वे जब एलएलबी कर रहे थे, तो वो और उनके पिताजी दोनों एक ही क्लास में थे। उसमें हुआ क्या कि पहले अटल जी ने एडमिशन ले लिया, तो उनके फादर ने कहा कि तू कल वकील हो जाएगा तो मुझे ही सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, तो मैं भी एलएलबी में एडमिशन लेता हूँ। तो उस वक्त उस कॉलेज का नाम था विक्टोरिया कॉलेज। वो ग्वालियर का बहुत ही फेमस, ग्वालियर का क्या पूरे मध्य प्रदेश में एक लीडिंग अखबार था, लीडिंग कॉलेज था। उसमें उन्होंने एडमिशन लिया, और उनके साथ जो उनके कक्षा के साथी थे, उसमें वीर रस के बहुत बड़े कवि डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी चंचल, वो उनके क्लास फेलो थे। डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन के राजनारायण बिसारिया, वो उनके क्लास फेलो थे। यानी एक बहुत बड़ा साहित्यकारों का वर्ग उनके साथ हमेशा चलता था। मैं चीज़ें इसलिए सुना रहा हूँ कि ये एक वो पक्ष है जो नहीं आया। तो जो कविताओं की भी बात होती, कविताएं होती थी। मेरे फादर भी एक प्रतिष्ठित वो थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये सारी बातें हो रही थी, तो एक दिन अटल जी कहते हैं
कि एक काम करो, तुम एक आयोजन करो, उसमें मैं तुम्हारे बारे में बोलूंगा तो तुम्हारे को रिकॉग्निशन मिलेगा। हमने साहब एक फंक्शन किया, तो चूंकि उस वक्त अटल जी जीवित थे और लोग हमारे यहाँ मानते हैं कि जीवित की वो नहीं होने चाहिए, तो 25 दिसंबर ही है, 25 दिसंबर को कैसे सेलिब्रेट किया जाए और अटल जी को उसमें कैसे इन्वॉल्व किया जाए। तो वहाँ एक संस्था है मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा, मध्य भारत हिंदी साहित्य सभा, आदरणीय आप भी जानते हैं, वो साहित्य परिषद से जुड़ी हुई संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। तो उसमें हमने एक आयोजन किया और उसको हमने भारत रत्न हमारे जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं उनके नाम से किया, अटल जी को उसमें बुलाया। हमारे जो ताऊ जी हैं वो भी बहुत बड़े पत्रकार हैं, पद्म भूषण है, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, उनका भी जन्मदिन उसी दिन। तो हमने उसे दोनों को उसको सेलिब्रेट किया और उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा कर दिया। उसमें फिर हमने अटल जी का तो सम्मान करना ही था, लेकिन उन्होंने कहा मैं बैठा हूँ और मेरा सम्मान करे मेरे ही नगर में, अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोगों ने एक रास्ता निकाला। और एक संस्मरण और सुनाना चाहता हूँ कि मिर्जापुर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था, उसमें एज ए पोइट ब्रजेंद्र अवस्थी, बेकल उत्साही और गोपाल दास नीरज और अटल बिहारी वाजपेयी जी आमंत्रित थे। अटल जी आए और जैसा कि होता है राजनीति में जो लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कविता पढ़ के और फिर जाता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी जनसभाओं में और इसमें भी जाना है, मुझे पहुंचना है लखनऊ। तो नीरज जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आपने अपनी सुना के चले गए, हमारी नहीं सुनोगे, हमारी सुननी पड़ेगी। उन्होंने कहा भाई वो तो टाइम वो हो रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा संचालक से पूछ लीजिए, मैं संचालन कर रहा, मेरी इतनी हैसियत थोड़ी थी कि मैं ये कहूँ कि साहब आप रुक जाइए। कुल मिला के ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा ज्योतिष का वो था, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी आपकी 1.5 घंटे लेट आएगी। तो बोले यार तुम रोकने के लिए बड़े बहाने ढूंढ लाते हो। मैं कहा नहीं साहब आप पता करिए, क्योंकि आपने जिस प्रश्न लग में ये बात की है, मैंने अनुमान ज्योतिष से निकाला है कि गाड़ी 1.5 घंटे लेट आएगी। तो उन्होंने अपने व्यक्ति को भेजा और उन्हें सूचना ला कर दी कि हाँ सचमुच में गाड़ी 1.5 घंटे लेट आ रही है। तो मैंने कहा नीरज जी अब आपको मौका मिल गया, आप कविता सुना लो। उन्होंने कविता सुनाई। तो फिर हमसे पूछा कि आपने ये किस आधार पे कहा कि गाड़ी 1.5 घंटे लेट होगी और नीरज जी को कविता पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने कहा आदरणीय गोपाल दास नीरज और अटल बिहारी वाजपेयी, आप दोनों की जन्मपत्री लगभग एक सी है, आप ही एक ही दिन पैदा हुए, एक ही दिन आप दोनों का तुला लग्न है, तुला में शनि है, आप दोनों को यश मिल रहा है, आप दोनों अपने क्षेत्र के सम्राट है। मैंने आप दोनों की जन्मपत्री पढ़ी हुई है, इस आधार पर ये कह दिया था। तो ये एक संस्मरण है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अटल जी का जो व्यक्तित्व था वो एक ऐसा व्यक्तित्व था, पार्टी में थे ये तो थे, नेता थे वो थे, लेकिन पार्टी लाइन से ऊपर उनकी एक इमेज थी। विपक्ष के लोग भी उनको स्वीकार करते थे। और ये जो लोक मान्यता है, सर्व मान्यता है, ये बहुत कम लोगों में मिलती है। कल भी मैंने एक संस्मरण सुनाया था आदरणीय पोखरियाल जी की उपस्थिति में कि एक प्रोग्राम था संसद में पुस्तक लोकार्पण का। पुस्तक थी द्वारका प्रसाद मिश्र पे। द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लौह पुरुष कहलाते, तथाकथित इंदिरा गांधी के चाणक। उनके जो लड़के थे ब्रजेश मिश्र, वो अटल जी के एडवाइजर थे। मैं कहा साहब मेरे पिताजी पे किताब है, आपको लोकार्पण करना है। संसद में लोकार्पण हो रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे आदरणीय और साथ में पीवी नरसिंह राव दोनों मंच पर हैं। होता है साहब कि नरसिंह राव जी इसका लोकार्पण करेंगे, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा। अटल जी की उपस्थिति में मैं क्या लोकार्पण करूंगा? एक इतना बड़ा व्यक्तित्व जिसकी जिह्वा पर सरस्वती विराजती है, वो इसका लोकार्पण करेगी। ये पीवी नरसिंह राव कहते हैं। अटल जी कहते हैं कि साहब मैं तो एक ही भाषा जानता हूँ, सरस्वती मेरी जबान में सिर्फ हिंदी में विराजती है, आपकी जबान में तो कई भाषाओं में विराजती है, तो आप करेंगे। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे हर पार्टी का व्यक्ति सम्मानित करता हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे
लेकिन उन्होंने यूएनओ में किसको भेजा? किसी कांग्रेसी को नहीं भेजा, अटल जी को भेजा, क्योंकि वे बहुत प्रतिभावान व्यक्ति थे और उन्हें मालूम था कि हिंदी का वो जो कर सकते हैं प्रतिनिधित्व, वो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी कर सकते हैं। तो एक ऐसे व्यक्तित्व को हम प्रणाम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे संस्मरण हैं उनके साथ, उसे कभी वक्त आएगा तो लिखेंगे। लेकिन एक बार किसी ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री बन गए तो फिर उनसे मिलना मुश्किल था। हमने 3-4 गोष्ठियां उनके घर में प्रधानमंत्री काल में प्रधानमंत्री आवास पे की। उन्होंने एक दिन कहा कि सुरेश बुलाओ, कुछ लोगों को बोर हो रहे हैं। तो हम मृदुला सिन्हा जो गवर्नर थी गोवा से, हमने कहा हम एक टीम बनाते हैं, लेकिन हमारे उसमें लोग अलग अलग कवि होंगे सारे। तो हमने बाल कवि बैरागी को बुलाया, कांग्रेसी। हमने उसमें उदय प्रताप सिंह को बुलाया, मुलायम सिंह के गुरु। तो मतलब एक ऐसे, अच्छा, और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनका घर एक ऐसा घाट था जब विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु आकर पानी पीते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अच्छा सबके साथ वो एंजॉय करते थे, किसी को ये महसूस नहीं होने देते थे कि मैं प्रधानमंत्री। कह के कि भाई वो राम कुमार चतुर्वेदी चंचल कहाँ है आजकल, हमसे पूछा। हमने कहा शिवपुरी में है, ग्वालियर के पास। अरे बुलाओ यार, एक दिन उनकी कविताएं सुननी है। कह के करवाते थे गोष्ठी। या उसमें राजनारायण बिसारिया को बुला, घर में कभी सम्मेलन करेगी गोष्ठी। तो ये उनका साहित्य के प्रति दिखावे का अनुराग नहीं था। जब उनको मीसा में कह दिया गया तो कैदी की कविराय से उन्होंने बहुत बेहतरीन कविताएं लिखी। मैं उन कविताओं की बात नहीं कर रहा जो सारे लोग करते। जेल में बैठकर जो कविताएं लिखी हैं वो भी साहित्य की अद्भुत धरोहर है। उन्हें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कारावास में रहकर मानसिकता क्या होती है, और आदमी टूटता नहीं है तो क्या लिखता है। कैदी कविराय की कुंडलियां, उसको धर्मयुग में पूरा प्रकाशित किया गया था। हमने उनका इंटरव्यू कादम्बिनी में छापा था। उस इंटरव्यू को जो हमने छापा तो उसमें सबसे पहले प्रशंसा हुई। उस वक्त आरएसएस के सरसंघचालक थे कुप्पू सुदर्शन जी। उन्होंने कहा यार ये अटल जी की कविता बहुत अच्छी लगी जो आपने इसमें दी है, कभी आप हमसे मिलिएगा। हम उनसे भी मिलने गए, हमने कहा हम आपको छापना चाहते हैं। बोले हम तो आरएसएस के आदमी हैं, आपकी पत्रिका तो मतलब हो सकता है नहीं छापे। हमने कहा ये तो हमारे ऊपर है। तो हमने उनसे कहा कि आप कोई विषय बताइए जो ऐसा हो जिसमें हम आपको बहुत बढ़िया ढंग से छापे और न कांग्रेसी कुछ कह पाए, क्योंकि व्यावसायिक पत्रिकाओं की अपनी मजबूरियां होती हैं और हमारा अंक भी बिक जाए। तो जो नेचुरोपैथी में उनका सुदर्शन जी का बड़ा वो था कि अगर डायबिटीज है तो लौकी खाओ, करेला खाओ। ये एक लेख हमने उनका पूरा इंटरव्यू लेके छापा। तो हमको अटल जी ने कहा यार तुमने क्या रास्ता निकाला हमारे सुदर्शन जी। अच्छा, सुदर्शन जी का जो संबंध था वो जबलपुर से था। उनके सिस्टर वहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, वो हमारे परिचित थी, उनके थ्रू हम उनसे मिले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब बातचीतें होती थी तो अटल जी का चर्चा न हो ऐसा कभी होता नहीं था। और तो और विरोधियों के घर भी अगर चर्चा होती थी तो अटल जी की बड़ी सम्मान के साथ होती थी। आज एक ऐसे व्यक्तित्व को हम यहाँ याद कर रहे हैं और आदरणीय पोखरियाल जी ने उनको जो आश्वासन दिया था कि हम यहाँ एक ऐसा लोक बनाएंगे, यहाँ एक ऐसा गांव बसाएंगे जो अपने आप में अद्भुत होगा, उसे उन्होंने कर कर निश्चित रूप से अटल जी को अपनी ईमानदार श्रद्धांजलि अभिव्यक्त की है। मुझे लगता है कि हमारे शास्त्रों में, संस्कृति में अगर कोई महान नायक होता है तो उसके मुख पर उसकी प्रशंसा करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उसे माना जाता है कि ये एक नवनीत लेपन है। जब यह महानायक उपस्थित है उसके सामने उसकी उपस्थिति में उसकी प्रशंसा करना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर प्रशंसा न की जाए तो ये उसके व्यक्तित्व के प्रति अन्याय भी है। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और उन्होंने जो काम किया है उसके लिए केवल एक ही बात कहूंगा, तुम्हारे कारनामों का
अपने ही शेर से बात खत्म करता हूं कि तुम्हारे कारनामों का कोई सानी नहीं मिलता, तुम्हारे कारनामों का कोई सानी नहीं मिलता, तुम्हारी शोहरतों का वक्त दस्तावेज लिखेगा, तुम्हारी शोहरतों का। आज के इस आयोजन में मैं अपनी मांगलिक कामनाएं देता हूं कि आदरणीय, एक बात और कह सकते हैं, तमाम राजनीति में नेता होते हैं, तमाम प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन वो लोकतंत्र के अधरों पर सुख समृद्धि का सुहास नहीं हो सकते। घटना तो हो सकते हैं पर इतिहास नहीं हो सकते। इतिहास बनने के लिए उसे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक होना पड़ेगा, जिसमें ये निशंक चेतना होती है। उस चेतना को मैं प्रणाम करता हूँ, अटल जी को प्रणाम करता हूँ, और साथ ही साथ भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी को, साथ ही साथ बनारसी दास चतुर्वेदी जी को, और हमारे साहित्यकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती को, उनका भी आज ही जन्मदिन है। अपने ईमानदारी प्रणाम करता हूं, और गीतों के सम्राट गोपाल दास नीरज को भी अपने स्मृति देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। अपने विस्तृत अनुभवों से इस व्याख्यान माला को समृद्ध करने के लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम डॉक्टर सविता मोहन, पूर्व निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखंड से अनुरोध कर रहे हैं कि वह श्री प्रदीप सरदाना जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। समय हो चला है, हम समय से थोड़ा आगे चल रहे हैं। ये एक लाइन में बोल जरूर कहना चाहूंगा। हम लोग संसद में अटल काव्य कीर्ति सम्मान आयोजन करते हैं 3-4 वर्ष से। मैंने जब विदुषी जी को देखा तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। पोखरियाल साहब की एक पुत्री और है आरुषि, उनको हमने सम्मानित किया हुआ है, उसमें अटल सम्मान दिया हुआ है। तो यह आयोजन करते हैं। आज भी हमारा आयोजन है भारत मंडपम में हो रहा है, लेकिन चूंकि हम यहाँ हैं तो मैं समझता हूँ ये भारत मंडपम से भी बड़ा विश्व मंडपम है, इसको प्रणाम करता हूँ। अब अटल स्मृति व्याख्यान माला का दूसरा संस्करण औपचारिक समापन की ओर अग्रसर है। मुझे भी आदरणीय निशंक जी का हौसला प्राप्त है, इसलिए आज के इस मौके पर मेरे गीत की कुछ पंक्तियों के साथ हम इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन करेंगे। शब्दों का मेरे भाव खरा है, बिछड़न का यह जख्म हरा है, भारत भू की पुण्य धरा है, आस्था का आलोक भरा है। लौटोगे तुम निश्चय फिर से, लौटोगे तुम निश्चय फिर से, पुनर्जन्म पर विश्वास खरा है, कैसी तृप्ति काम पड़ा है। हम मंचस्थ अतिथियों को इस परिसर के प्रवेश द्वार के निकट अवस्थित हिमालय रसोई में भोजन हेतु आमंत्रित कर रहे हैं। समस्त अतिथियों एवं प्रतिभागियों के लिए भोजन की व्यवस्था इस प्रेक्षागृह के बाहर पंडाल में की गई है। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति और लेखक गांव के साथ अपना अमूल्य समय साझा करने के लिए आप सभी का हृदय तल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। मैं दिनेश शर्मा आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। अब मैं माननीय मंच से अनुरोध करूंगी कि हमारे संचालन, बहुत सुंदर संचालन के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को एक अंगवस्त्र पहनाया जाए। सर प्लीज प्लीज प्लीज, अरे सर प्लीज प्लीज प्लीज, घर के लोगों का नहीं होता है, आप ही ने सिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और मैंने तो कहा था मैं एक कविता पढ़ूंगी, मेरे तो बोला ही नहीं चला। तो बच्चे भी कोई नहीं है। चलो चल ओढ़ ले कौन तो हाथ में लेना, जब आपको भी लेनी है ना। जाओ 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 फटाफट जाओ। देखा कितना राजयोग चल रहा है आपका। हाँ जी, चले वो कहाँ है? अरे वो कहाँ है हमारा वही है। राहगीर? नहीं अभी तो था, अभी तो गया है। वहाँ से 2 वॉलंटियर्स को मैं बुला रहा हूँ, आ जाइए। माननीय अतिथि जी को मंच से आपका स्टैंड तो बाहर ही है ना, ले चलने के लिए। चल रहा है ना? अब आपको मालूम है। हाँ एक सीढ़ी एक संजय ने सीढ़ी